बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन रात? कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको कैसे लग रहे हैं नावल। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है फ़रत ज़फ़र का काफ़िले मोहब्बत के। ये मार्च 1998 के ख़वातीन डाइजेस्ट के शुमारे में शाया हुआ था। बहुत पहले का मैंने ये पढ़ा हुआ है तो मुझे भूल गया है बेसिकली, तो मैंने कहा चलें इसको पढ़ते हैं। आपको भी मैं सुनाती हूँ, आप भी मेरे साथ सुने, मैं भी पढ़ लूँगी, मुझे कहानी भी याद आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़िले मोहब्बत के फ़रत ज़फ़र। हनाता बीबी उसे हुनूस मैगज़ीन में गुम देखकर शर्फू ने गला फाड़ा और तकरीबन उसके कान में घुसने की कोशिश की। क्या मुसीबत आ गई है जो यूं चिल्ला रहे हो? कितनी बार कहा है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो अपना मुंह बंद रखा करो। हनाता ने झिंझुला कर मैगजीन सोफे पर पढ़ा। वो जी, सादकाबाद से आपकी खाला का फ़ोन है। शर्फू ने मिनमिनाकर अपने चिल्लाने की वजह बयान की। सादकाबाद वाली खाला? ये कौन सी खाला है? उसकी हैरानी पर शर्फू खुद हैरानी से आंखें पटपटाने लगा। लो जी, और सुनो, खाला आपकी हैं और पूछ मुझसे रही हैं। मौका पाकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी शर्फू ने। ओह, तुमने होल्ड करवाया हुआ है इतनी देर तक? अचानक ही उसे ख्याल आया था। जी नहीं, मुझे पता था आपको खाला पहचानने में देर लगेगी, इसलिए मैंने उनसे सलाम दुआ कर ली थी। शर्फू ने दांत निकालते हुए उसे आगाह किया। शाबाश शर्फू, जिंदगी में पहली बार तूने अक्लमंदी का मार्का मारा है। हनाता ने उसे जुबानी कलामी दाद दी। आगे भी सुन ले, खाला आपको सलाम कह रही थी, फरमा रही थी कि परसों शाम को उनके दोनों साहिबजादे आपके यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। क्या? शर्फू की इतला एटम बम के धमाके की तरह उसके समाते नातों से टकराई थी। अम्मी भी लाहौर जा चुकी हैं, डैडी भी मीटिंग के लिए कल चले जाएंगे। मैं क्या करूँगी? इन मुसीबतों को भी अब ही आना था। परसों का तस्वुर करते ही उसका दिमाग चकरा उठा। आप फिक्र न करें, हनाता बीबी ऐसा करते हैं कि गाँव से मेरी घर वाली रानी को बुला लेते हैं, वो इन मेहमानों का ख्याल रखेगी। शर्फू ने झट तजवीज़ पेश की जिसमें 100% उसका अपना फ़ायदा था। रानी को बुला लेते हैं, हनाता ने मुंह बगाड़ कर कहा। तुम्हें तो बहाना चाहिए उस छमक छल्लों को यहाँ बुलवाने का। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने खाला साहिबा को बताया क्यों नहीं कि अम्मी यहाँ नहीं है? अचानक उसे फिर याद आया तो वो फिर उस पर बरस पड़ी। वो जी, मैं क्या कहता, आपकी खाला भी तो आप ही के जैसी होंगी। शर्फू ने यह कहकर वहाँ से भागने में ही अपनी आफियत जानी। हेलो हादिया, मैं बहुत दुखी हूँ आज। फ़ोन पर ही वो फट पड़ी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी तरफ हादिया ने बुलंद आवाज़ में कहा तो वो अपना दुखड़ा भूलकर हादी की तरफ मतवज्जा हो गई। क्या हुआ? कौन मर गया है? अरे तुम्हारी होने वाली सुतेली सास नहीं मरी, खुद ही तो दुखी हो। हादिया ने वजाहत की तो वो उसके मजाक पर भड़क उठी। दफ़ा मरो तुम भी मेरी होने वाली सुतेली सास के साथ ही। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि तुम उल्टी सीधी बकवास करने लगो, बजाय मेरी मुश्किल हल करने के तुम्हारी अपनी ही ज़बान चल पड़ी है। ओहो, इतना गुस्सा सास के मरने का सुनकर। उससे फिर छेड़ा। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, उसे धमकी दी। चलो छोड़ो, क्या याद करोगी? अब माँ बदौलत हुक्म देते हैं कि अपनी मुश्किल बताओ ताकि हम दूर करने की कोशिश करें। उसका मूड ज़बरदस्त ऑफ होता देखकर हादिया ने अपना लहजा संजीदा बनाया। हादिया, तुम प्लीज़ एक हफ्ते के लिए हमारे यहाँ आ जाओ। और मिन्नत भरे लहजे में गोया हुई। क्यों? क्या तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा था? काटा है जो मैं तुम्हारी देखभाल के लिए आ जाऊं? प्लीज़ हादिया, सीरियस हो जाओ, मेरी जान मुश्किल में फंसी हुई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। गुस्से से उसने रिसीवर पटक दिया। ओह बदतमीज़, दोस्ती के दावे करती है, मुश्किल में तो काम आ नहीं सकती। ना आए, मैं खुद हल करूँगी। वो गुस्से से बड़बड़ाती अपना गुस्सा निकाल रही थी। शर्फू अचानक ही उसे आइडिया सूझा था। जी बीबी, जिनकी तरह वो फ़ौरन हाजिर था। जाओ अम्मी के बेडरूम से टेबल पर पड़ी डायरी उठा लाओ। कदरे सुकून मिला था उसे इस आइडिया से। ले जी। शर्फू ने डायरी उसे थमाई। इन खाला के शौहर का क्या नाम है? जी। शर्फू उसके सवाल पर हैरान परेशान हो उठा। वो जी, खालू भी आपके ही हैं, नाम भी आपको आना चाहिए। शर्फू ने फिर उसकी लाइल्मी पर चोट सी की जिसे वो मजबूरन बर्दाश्त कर गई कि अगर मज़ीद शर्फू को डांटा जाता तो वो सर फिरे घोड़े की तरह बदक जाता। अभी तो उसे काम लेना था शर्फू निकम्मे से। अच्छे से शर्फू, तुम्हें तो पता है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी हॉस्टलों में गुजारी है, इसलिए न जाने कौन सी खाला खालू है, क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है मेरी अम्मी इकलौती औलाद है नाना अबू की। फ़िलहाल तो नाना अबू और खालू भी नहीं है कि उनसे पूछ लेती कि कहीं ये उनकी दूसरी या पहली शादी की बची खुची औलाद तो नहीं।
जो मेरी खाला होने के दावेदार हैं। अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मजलूमियत तारी करके उसने अपनी राम कहानी सुनाई और मदद के लिए पिचकारा। उसके सिवा और कोई चारा भी तो ना था। शर्फू बदतमीज का दिल जीतेगा क्योंकि अम्मी का सर चढ़ा था ये शर्फू। शर्फू एक बात तो बताओ, कभी ये खाला यहाँ आई हैं? अम्बिया अम्मी कभी वहाँ गई हैं उनके पास? सादकाबाद में शर्फू को ढीठ बने देखकर उसने दिल ही दिल में से दो चार सुनाई और फिर बेचारगी से पूछा, जी एक मरतबा तो मैं भी गया था बेगम साहिबा के साथ। तौबा मेरी तौबा, दोबारा जाने से माफ़ी मांगी। शर्फू ने इंकिशाफ किया और साथ ही कोई वाकया याद करके माफ़ी मांगी। इसका मतलब है तुम अब तक बकवास कर रहे थे, तुम्हें उस खाला और खालू का नाम मुकाम सब पता है। जल्दी से बता दो वरना इस माँ की तनख्वाह काटूंगी। अम्मी तो है नहीं, लिहाजा पाला तो बच्चू मेरे साथ ही पड़ेगा। शर्फू को अकड़ देकर वो भी धमकी पर उतर आई। मैं तो एवं ही कह रहा था, मैं भला क्यों ना बताऊंगा नाम आपको। नगमा नाम है आपकी खाला साहिबा का और खालू का नाम मेरा ख्याल है अली नवाज है। शर्फू ने एकदम ही पटरी बदली थी। नगमा खाला नाम तो मानूस सा लगता है। खैर मुझे क्या लेना देना, तुम फ़ोन उठाकर इधर रखो मेरे पास। और फिर डायरी में से जल्दी से उसे अपना मतलूबा नाम और फ़ोन नंबर मिल गया। शर्फू खामोश खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था। तुम किसको यहाँ से खबरदार, जो अम्मी को एक लफ्ज़ भी बताया। नंबर डायल करते करते उसने एक सानिए के लिए रुक कर उसे देखा और बाहर जाने का हुक्म सुनाया। तीसरी बेल पर ही किसी ने रिसीवर उठा लिया था। सलाम करते उसने झट बोलने वाले का नाम पूछा था। जी मैं दुराब बात कर रहा हूँ, गंभीर आवाज़ में तारुफ करवाया गया था। सुनिए दुराब साहब, मैं इस्लामाबाद से हनाता बोल रही हूँ। यहाँ से नगमा खाला के 2 अदद बरखुरदारों ने हमारे यहाँ आना है। मेरी वालदा तो घर में है नहीं। प्लीज़ उन साहिबजादों से कहें कि फिर कभी आने की जहमत कर लें अगले किसी 5 या 10 साल मनसूबा में। वैसे भी अभी उधर मोटरवे नहीं बनी। क्यों जीटी रोड पर धक्के खाने हैं? 5 साल बाद मोटरवे पर सफ़र करते हुए खरामा खरामा तशरीफ़ लाएं और हमें मेज़बानी का शरफ़ बख्शें। अगर खैरियत से मोटरवे से आ जाएं तो आखिरी फ़िक्रा उसने दबे दबे लहजे में कहा था। मगर दूसरी तरफ भी शायद नहीं बल्कि यकीनन समात कदरे तेज़ थी। जी मोहतरमा, आपका पैगाम, आपका मशवरा सारा जूं का तू पहुंचा दूंगा। आप ये फरमाएं कि बात अभी नामुकम्मल थी कि हनाता ने झट रिसीवर रख दिया, जबकि दूसरी तरफ दुराब अली हैरान रह गया था इस अजीबोगरीब कॉल पर। हसाम जी बड़े प्यार से पुकारा था। जी दुराब जी, वो भी शहद का प्याला बना हुआ था। यार एक मसला हो गया है। क्या नूरे माली के 11वां बच्चा पैदा हुआ है? या अल्लाह रहम फरमा, इस कौम पर खाने को मिलता नहीं और मशगला है बच्चे ही बच्चे। सिर छत की तरफ उठाकर अफसोस का इजहार किया गया था। क्या बकवास है। इस उल्टी बात पर वो चिढ़ सा गया। कौन नूरा या उसके बच्चे? वो हनूस शरारत से गोया हुआ। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। दुराब ने उसका कान पकड़कर ज़रा सा खींचा। इस्लामाबाद से हनाता का फ़ोन आया था। हनाता ने कहा है कि चूंकि खाला घर पर नहीं है बल्कि इस शहर में ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ जाने की जहमत ना करें क्योंकि वो हमारी मेज़बानी बिल्कुल नहीं करेगी। दुराब ने हनाता से फ़ोन पर होने वाली सारी गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ हसाम को बता दी। कितनी मीसनी और घुन्नी निकली है ये हनाता। अम्मी की तो ज़ुबान नहीं थकती उसकी तारीफ़ें करते। लगता है अम्मी भी देखे बगैर ही तारीफ़ों पर जुटी हुई हैं। अब तो जो मर्जी हो ज़रूर जाना है, ज़रा पता तो चले कि मोहतरमा है कितने पानी में। हसाम ने प्रोग्राम पर तस्दीक की मोहर लगाई। वैसे नाम खूबसूरत है तो काम भी खूबसूरत ही होगा, क्या ख्याल है? मुंह उसके कान के नज़दीक लाकर शरारत से कहा, इरादा तो मेरा भी नेक है, ऐसी फुलझड़ी तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। दुराब भी उसका भाई था। तो फिर करे तैयारी बिल्लो के घर की। हसाम शरारत से मुस्कुराया। चलो असां ते जाना है बिल्लो दे घर। दुराब भी गुनगुनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। हनाता बीबी बाहर वो आए हैं। शर्फू ने दांत निकालते हुए इतला दी। सुबह ही तो हादिया को अंकल छोड़ गए थे, 1 हफ्ता रहने के लिए आई थी। उससे हनाता की नाराज़गी भी तो बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दूसरे में जान थी उनकी, कज़न्स होने के साथ साथ दोस्ती भी बहुत थी। हादिया तुम ज़रा ये दुपट्टा पकड़ो, मैं छलांग लगाऊं। हनाता जो अमरूद के दरख्त पर चढ़ी हुई थी और अमरूद तोड़ तोड़ कर हादिया को दे रही थी। कौन दो? शर्फू के बच्चे, वो टहनी से लटके लटके चिल्लाई। वो जी 2 बंदे हैं। कह रहे हैं जी सादकाबाद से आए हैं। ज़मीन से अमरूद उठाकर शर्फू ने जल्दी से मुंह में ठूंसा। क्या सादकाबाद से? वो जो टहनी के साथ बड़े आराम से झूल रही थी, ये खबर सुनकर गिरफ्त झीली ढीली छोड़ बैठी और नतीजतन धड़ाम से ज़मीन पर आ रही। हाय हादिया वो मुसीबतें रोकने के बावजूद आ गई। वो अपनी चोटे पे भुलाए मेहमानों का सुनकर रोहांसी होने लगी। तुम क्यों दांत निकाल रहे हो? चलो भागो, उन मुसीबतों को देखो। ओ बदबख्त, तूने बताया तो नहीं कि मैं घर पर हूँ। कपड़ों को झाड़ते हुए वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने खुद आपको अमरूद पर चढ़े देख लिया है। वो देखिए अब भी आपको देख रहे हैं। शर्फू ने गेट की तरफ इशारा किया। दोनों काफ़ी दराज कद थे, जब भी तो उनके
सर गेट के ऊपर से नुमायां हो रहे थे। जानवर कहीं के यूं देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा है। हादिया ने भी तिल मिलाकर कहा, जाओ इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। शरफू से कहकर वो दोनों रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गई। हादिया अब क्या करें? घुट्टे पर लगी चोट पर खुद ही पट्टी बांधते हुए उससे तफक्कुर से पूछा, करना क्या है? हम भी दो वो भी दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने चार। तुम्हारे मुंह में खाक और ये मेरे गंदे जूते। हादिया की बात पर वो तब भी तो उठी थी। धीरज डियर धीरज, सबसे पहले तो इनसे सलाम दुआ करनी चाहिए क्योंकि ये सारी रिपोर्ट बजरिया शरफू आंटी तक जाएगी। बेहतर नहीं कि पहले शराफत फिर उनकी दुर्गत। एक्सीलेंट। हादिया के मशवरे पर झूम उठी थी वो। तो चलो फिर दीदारे मेहमानाने गरामी को। हादिया के उठने पर उसने भी जल्दी से पट्टी बांधी और उठ खड़ी हुई। दुपट्टे सरों पर अच्छी तरह जमा कर वो दोनों निहायत मुअद्दब बनी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम या खवातीन। दुराब और हसाम झट सोफे से उठ खड़े हुए थे और पुरतपाक सलाम झाड़ा था। वालेकुम अस्सलाम या मर्दान, दोनों ने जवाबन ज्यादा पुरजोश होकर कहा था। दुराब ने हसाम को देखकर दाई आंख दबाई, गोया उसे भरपूर मुकाबले के लिए तैयार रहने का कह रहा हो। तशरीफ़ रखिए या किबला काबा मोहतरम हजरात। हादिया ने लखनवी उर्दू का बेड़ा गर्क करने की भरपूर सही की थी। शुक्रिया करम नवाजी। वो भी खासे अदब नवाज लग रहे थे। जी मुझे हसाम और मुझे दुराब कहते हैं। दोनों ने एक बार फिर खड़े होकर कॉर्निश बजाकर तारुफ करवाया। जी मुझना चीज़ पुरतकसीर बंदी हकीर को हादिया और इनको हनाता कहते हैं। वो भी उसी अंदाज में झुककर बोली, मैं इनके वालिद मोहतरम की हमशीरा अजीज़ा की औलाद सालिहा हूँ और मैं उनकी वालिदा की अजीज़ जान ब्रदर नेक की इकलौती चश्मो चिराग हूँ। दोनों ने तफसीलन तारुफ करवाया। अगर नागवार खातिर तबा नाजुक को ग्राह ना गुजरे तो कुछ पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ। हसाम जून में आ गया था। बसद शौक ज़रूर ज़रूर। हादिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपको कैसे इल्म हो कि आप लोग अपने इज्जत माब वालिदैन की दुख्तराने नेक अख्तर हैं और साले हैं? सवाल खासा करारा और दिल जलाने वाला था, लिहाजा जवाब थोड़ी सी खामोशी और तौकीफ के बाद दिया गया। हमारे यहाँ साले औलाद को खुद पता चल जाता है कि वो नेक और साले हैं। हनाता का जवाब अगरचा कुछ मशकूक था मगर उन दोनों की तसल्ली के लिए फ़िलहाल काफ़ी था। जान की अमान पाऊँ तो चाय पेश करूँ आपकी खिदमत में। शरफू जो कब का ट्रॉली पर चाय और दीगर लवाजमात सजाए खड़ा था वो भी अदबी हल्के में शामिल हो गया। मारे गए या मुलाजिम में भी उर्दू मोहल्ला को चाय जाने के आसार पाए गए हैं। दुराब में झुककर हसाम के कान में सरगोशी की जो पास खड़े शरफू ने बगौर सुनी। अजी हजरत, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। मेरे दादा हजूर गालिब मरहूम के शागिर्द अजीम थे और मेरे वालिद के शागिर्द गालिब होते थे। जी वो दोनों जो हैरान सो हुए। हादी और हनाता भी शरफू के इस ताज़ा इंकशाफ पर गंग रह गई। फिर तो आपके वालिद मोहतरम ने आपके दादा हजूर की शादी खानाबादी में भरपूर शिरकत की होगी। दुराब ने नया सवाल उठाया। बजा फरमाया आपने। शरफू ने उसकी जहानत की तारीफ की। मेरे वालिद फरमाया करते थे कि जब उनके वालिद यानी मेरे दादा अबू की बारात रवाना हुई तो वह नीम के दरख्त पर चढ़कर ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्यों भला? हादिया ने बात काट कर सवाल किया। वो इसलिए कि मेरी दादी मोहतरमा का रंग सांवला था। उस वक्त तक सांवले रंग पर कोई गाना जो नहीं बना था, इसलिए मेरे वालिद को अपनी वालदा के काले रंग पर एतराज़ था। शरफू ने रोने की वजह बयान की। ये सारा वाक़या ये साबित करता है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम तुम्हारे दादा जान से उम्र में बड़े थे। हैरत है। हसाम जो खामोशी से अब तक बगौर सुन रहा था आखिर में उस नुक्ते पर पहुंच ही गया। जी जनाब, उस दौर में ऐसा ही होता था। शरफू का ये नया नवीला इंकशाफ था इस दौर के बारे में। इन सबको अपने इर्द गिर्द इकट्ठे देखकर वो ज्यादा ही फैल गया था। किबला शरफू जाएं, पहले मेहमानों की वॉशरूम तक रहनुमाई करें, दोबारा गरम गरम चाय बनाकर लाएं। हनाता ने शरफू को मजीद बोलने से रोका। आए जनाब। शरफू उनको लिए जैसे ही ड्राइंग रूम से बाहर निकला आदि अच्छा उठ खड़ी हुई। कहाँ? तुम अभी भुगतो इनको, मैं ज़रा लुगत में से चंद नए अल्फाज का रट्टा लगा कर आऊँ। कल के रटे हुए सारे लफ्ज़ ख़त्म हो गए। तुम मुझे कह रही थी कि क्यों रट रही हो, आज काम आ ही गई। मैं कैसे इन दो उर्दू दानों का मुकाबला करूंगी? हनाता परेशान हो उठी मगर वो कहाँ उसकी सुनने वाली थी, लिहाजा सुनी अनसुनी करती खिसक गई। ओ नो। इतनी देर से जारी गुफ्तगू शनीद के दौरान उन लोगों की नज़र उनके भारी भर कम बैग और टैची पर नहीं पड़ी थी। अब जो हनाता ने नज़र घुमाई तो सीधी बैग पर नज़र अटकी थी। ज़रा सा खांस कर दुराब अंदर आ गया। वो फिर से चाको चबंद हो बैठी। ये आपके वर्ल्ड टूर, मेरा मतलब है सियाहत आलम पर निकले हैं? एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ाई थी इंग्लिश लफ्ज़ मुंह से निकलने पर। जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। ये तो सिर्फ आपके यहाँ क़यामत आम के सिलसिले में है। बड़े सुकून से जवाब देकर वो चाय से इंसाफ करने लगा। ये हादिया कहाँ मर खप गई? अगर उस वक्त यहाँ बैठी होती तो कोई करारा सा जवाब देती। ये जो सुबह से ठूस रहा है भूल जाता चाय और खाना।
दिल ही दिल में वो तैश खा रही थी। आप लोग चाय नोश फरमाएं, मैं ज़रा आपके क़याम के लिए मर्दान खाना दुरुस्त करवा लूँ। एक नज़र बैग पर डालकर उससे बड़ी मुश्किल से सोचकर गेस्ट रूम का तर्जुमा मर्दान खाना जो कि गलत था किया और जाने के लिए पर तो ले। क्या आपके मर्दान खाने बिगड़े हुए हैं? बाहर निकलने से पहले उसकी समाज से ये खौफनाक सवाल टकराया था। वो बिजली किसी सड़क से बाहर निकली थी। जनाब की हंसी और हसाम के हाथ पर हाथ मारने की कार्रवाई उसकी नज़र में नहीं आई थी। बस हसाम जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब आराम कर लें तो बेहतर है। दुराब को थकन सी महसूस हो रही थी। हसाम को भी उसका मशवरा पसंद आया था। हनाता हाथ या फूले हुए सांसों से उसे पुकारा और धम से उसके सामने आकर गिरने वाले अंदाज में बैठी। क्या हुआ, क्या वापस चले गए? वो जल्दी से सीधी हो बैठी। अब नहीं जाते? वो ज़रा जाकर तो देखो, लॉन में बैठे हैं, अंकल के साथ गप्पे लगा रहे हैं, खूब कह के लगा रहे हैं। और वो शरफू का बच्चा तो देखो ज़रा, कह रहा है कि अंकल को और उन दोनों को खाना भी खिला चुका है। हमें बताने या जगाने की भी जहमत नहीं की उसने। उफ, ये शरफू ज़रूर हमें इन दो बदतमीज़ों के सामने जलील करेगा। हमसे पूछे बगैर खाना भी खिला दिया, पापा के आने की खबर नहीं की, ऊपर से खाना भी खिलवा दिया। हनाता का बस्ता चल रहा था कि शरफू का क्या हशर करे। तुम खाने का रोना बंद करो ज़रा और आइंदा का लाया अमल सोचो। इतनी गाढ़ी बल्कि टेढ़ी उर्दू बोल बोल कर मेरा तो मुंह भी थक गया है। अगर मज़ीद चंद दिन उर्दू बोली तो ज़रूर मुंह टेढ़ा हो जाएगा। हादिया ने उसे मज़ीद हौलाया। तुम ही ने ये उर्दू वाला शोशा छोड़ा था, मैं भी फंस गई हूँ। हनाता उसे मौरद इल्ज़ाम ठहराया। क्या तुम्हारा मतलब है ये सारा कसूर मेरा है? ये जो दो मुसीबतें नाजिल हुई हैं, इनको भी मैंने बुलाया? वाह हनाता बीबी वाह, ये तो वही बात हुई कि नेकी बर्बादे गुनाह लाजिम। एक तो अपने घर से तुम्हारे एक फ़ोन पर यहाँ आ गई, ऊपर से गुनाहगार भी हूँ। ना बोलो उर्दू, ना बनो अदबी, जो मर्जी करो तुम जानो तुम्हारे मेहमान। मुझे कितने नफलों का सवाब मिलेगा? मैं अभी फ़ोन करती हूँ, घर मुझे आकर ले जाए। हादिया हमारे तैश की उठ खड़ी हुई और फ़ोन की तरफ बढ़ी। प्लीज़ हादिया, प्लीज़ मेरी परेशानी समझो। तुम मुझे जानती तो हो कि मैं उल्टा सीधा बोल जाती हूँ। आई एम सॉरी डियर। मैं भी क्या करूँ, मैंने तो सोचा था कि अम्मी की गैर मौजूदगी में खूब इंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, मर्जी से सोएंगे और उठेंगे, मगर ये मामला ही उलट गया। मेरी परेशानी का तसव्वुर करो ज़रा। कल पापा भी चले जाएंगे मीटिंग के सिलसिले में। हम क्या करेंगे? हनाता को अपने रवैये का एहसास हुआ तो फ़ौरन माजरत करने लगी। अब बैठ भी चुको, उसे हनूज अकड़े खड़े देख कर हाथ पकड़कर बिठाया। हनाता बीबी, आप दोनों को साहिब बुला रहे हैं, शरफू ने दरवाजे से झांकते हुए इत्तला दी। अंकल के पास तो हम बाद में जाएंगे, पहले तुम तो इधर आओ। तुम्हारी तो खबर लें, खिला पिला कर और खुद खा पी कर अब हमें बुलाने आया है। हादिया पीरा राजगी भूलकर शरफू की खबर लेने को तैयार थी। अंदर आओ, बाहर खड़े दांत निकाल रहे हो? किसी दिन ऐसा झापड़ दूंगी कि ये सारे दांत हलक में घुस जाएंगे। हनाता ने भी उसे तड़ी लगाई और हाथ फिजा में घुमाया। मैंने क्या किया हादिया बीबी जो आप मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैंने तो आप लोगों की मदद भी की थी उर्दू बोलने में। आज भी उन लोगों उनसे गाढ़ी उर्दू बोल रहा हूँ। शरफू ने कल का एहसान जताया तो मजबूरन उन्हें अपना गुस्सा पीना पड़ा। सुनो शरफू, कल रानी को गाँव से ले आना। हादिया को वक्त पर ही याद आ गया था ये अहम काम। अरे अरे, इसे मत जाने का कहो, ये तो वहाँ जाकर जुड़ कर बैठ जाएगा। रानी की आम तो दूर की बात, ये खुद भी एक हफ्ते से पहले नहीं आएगा। तुम ऐसा करो, फ़ोन कर दो गांव से तुम्हारा भाई छोड़ जाए रानी को। कल सुबह सुबह नाता अच्छी तरह गाती शरफू की फितरत से। चलो अब नीचे चले, अंकल खफा ना हो, इतनी देर हो गई उनका मैसेज मिले। हादिया के कहने पर नाचार उसे उठना पड़ा। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था उन दोनों का सामना करने को। जी चाचा, जी अंकल, आपने याद फरमाया। दोनों फर्मा बरदारी से सर झुकाकर खड़ी थी। बच्चों खैरियत तो है? इतनी खामोशी, कहाँ तो तुम लोग टिक कर नहीं बैठते और कहाँ नज़र ही नहीं आ रही। और यह सन्नाटा और खामोशी किस लिए? दुराब और हसाम कल से आए हुए, इनको आज कहीं घुमा फिरा लाती। हनाता, तुम्हारी फ्रेंड की तस्वीरों की तो आज एग्जीबिशन है, गई क्यों नहीं? इन लोगों को भी साथ ले जाती, सैर की सैर, और दोस्त भी खुश हो जाती। अचानक उन्हें सैर की तस्वीरों की नुमाई याद आ गई थी। अंकल, हनाता की तबीयत नासाज थी, इसलिए हम लोग नहीं गए। हादिया ने जल्दी से बहाना खड़ा। बेटा, आप लोगों का ये अपना घर है, बिला तकल्लुफ कोई भी काम कह सकते हो, खुद को अजनबी मत समझना। और हाँ, जाने का मत सोचना, तुम्हारी खाला भी आ जाए। मैं भी परसों आ जाऊंगा, फिर हम दोनों तुम्हारी मेज़बानी करेंगे। उन्होंने शफ़क़त से चुप खड़े दर आपके दोनों कंधों पर कंधे थपथपाए। लो जी, अब तो गए काम से, घुनने ना हो तो। कितनी तवज्जो से सुन रहे पापा की बात है? नाता ने चलकर हाथी के कान में सरगोशी की। बेशक बेशक अंकल, ये हमारा अपना ही घर है, हम तो वैसे भी बेतकल्लुफ़ लोग हैं। आप तरद्दुद ना करें, हम ज़रूर यहाँ क़याम करेंगे। हसाम ने भी जवाबन गर्मजोशी से उनकी दावत कबूल की थी। चमचागिरी शुरू हो गई। हादिया ने दुराब के होंठों पर तंज़ या मुस्कुराहट देखकर दांत पीसे। वो इस मुस्कुराहट को खूब जानती थी। अंकल को जाने तो दो ज़रा, देखता तुम्हें कैसा नाच नचाएंगे। क़याम तो क्या, तुम ताम का जिक्र भी भूल जाओगे। दिल ही दिल में उसने उन्हें धमकियाँ दी। अजीज़ी हादिया, अगर नागवार ना गुजरे तो एक सवाल पूछने की
जसारत कर लूँ। अंकल के अंदर जाते ही हसाम दुराब के मखसूस इशारा करने पर शुरू हो गया। जी ज़रूर। नागवारी का तासुर लिए वो कुर्सी उसकी तरफ घुमाकर बैठ गई। हनाता भी चौकस होकर सीट संभाली और खुद को मुतमिन जाहिर करने के लिए ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। आप दोनों किस दर्जे में इल्म हासिल कर रहे हैं? एक सानिये के लिए लफ्ज़ दर्जे पर वो बौखलाई, मगर फिर एकदम जहन ने साथ दिया। वो जी मैं दर्जे 9.5 में हूँ और हनाता दर्जे 10.5 में। उसने अपने साथ हनाता का दर्जा भी बड़े फ़ख्र से बताया। बहुत खुशी हुई सुनकर दुराब और हसाम की हैरत से खुली आंखें उनके लिए लहजे का साथ नहीं दे रही थी। हादिया का ये हमला काफ़ी सख्त था। शाबाश हादी, अब ज़रा पता चलाएं दर्जा 6.5 और दर्जा 9.5 और दर्जा 10.5 का। हनाता ने दिल ही दिल में हादी के इस जुमले को सराहा। क्या आपको शेर व शायरी से शगफ है? हादिया दिल में ठाने बैठी थी कुछ। वाह क्या खूब फरमाया आपने। शायरी से शगफ तो भाई दुराब को इश्क है। इश्क हसाम है। ये नया शोशा दुराब के सर मंडा था। वो ना सिर्फ दिल में ला उठा बल्कि बिलबिला उठा। अपने बारे में भी तो अर्ज़ करें अजीज़ी हादिया, ये जो अपने हसाम जी हैं ये भी बड़े पाए के शायर हैं। इनका तखल्लुस ज़ख्मी है। आप इनके अशार में दर्द कायनात, दर्द दिल और दर्द जिगर पाएंगी। दुराब ने जवाबी कार्रवाई की थी। तो फिर कुछ अशार हमें सुनाकर इज़्ज़त बख्शें। हनाता भी मैदान में कूदी। हसाम का बुरा हाल था, खुद अपने जाल में फंस गया था। आप चंद अशार ही हम गरीबों को इनायत कर दें, हम फिर भी आपकी खिदमत में अपना अपना कलाम पेश करेंगे। हादिया ने उसे झिझकते देखकर शह दी और खुद शेर सुनाने की भी ऑफ़र की। पागल हो गया, मुझे तो इलामा इकबाल का शेर भी नहीं आता, कलाम कहाँ से सुनाऊंगी। हनाता ने हादिया की ऑफ़र पर मनाकर उसके कान में सरगोशी की तो उससे जवाब उनसे कड़ी नज़रों से घूरा और चुप रहने का इशारा किया। शरफू जी, आप भी किबला तशरीफ़ लाएँ, महफिल अरूज पर है। अभी हज़रत हसाम ज़ख्मी अपना कलाम सुनाएंगे। हादिया ने बुलंद आवाज़ से गेट के पास खड़े शरफू को पुकारा। कैसे ज़ख्मी हो गए? कहाँ ज़ख्म आ गया है? अभी तो खैरियत से खुशबाश थे। शरफू लफ्ज़ ज़ख्मी सुनते ही हड़बड़ाकर आई एम सॉरी, इतनी मज़े की फ़नी स्टोरी है, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। मुझे यकीन है आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रही होगी। शरफू लफ्ज़ ज़ख्मी सुनते ही हड़बड़ाकर भागा था हसाम की तरफ। अजी कम अकल शरफू, ये शायरी के ज़ख्म हैं, इसलिए दीदा बिना चाहिए। जो किबला काबा तुम्हारे यहाँ नापैद है, इसलिए जाने तो शायरी सुनो इन हज़रत शायर से। हनाता ने शरफू की कम अकली पर उसे लताड़ा। मैं भी शेर सुनाऊंगा। शरफू ने भी फिलफोर ऑफ़र दी। ठीक है सुना दीजिएगा, आप तशरीफ़ रखें। हनाता ने शरफू की दीदा दिलेरी पर बमुश्किल ज़ब्त किया और उसे बैठने का इशारा किया। अर्ज़ करें हज़रत ज़ख्मी। शरफू ने बैठते ही गुमसुम हसाम से फरमाइश की। मेरा नाकिस ख्याल है कि आप अपनी कोई ताज़ा गज़ल सुनाएंगे। जब ही गज़ल की आमद की वजह से चुप सादे बैठे हैं। जब तक आपकी गज़ल मुकम्मल होती है मैं अपना कलाम पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। हादिया को थोड़ा सा रहम आ गया था उस पर, इसलिए उसे ज़रा सी छूट दी। जनाब इजाज़त है। हादिया ने मुअद्दब होकर दुराब से इजाज़त चाही। ज़रूर इजाज़त है। दुराब ने इजाज़त गोया सर पर उठाकर मारी हो। एक गज़ल आपकी नज़र। वो कुर्सी से उठकर घास पर खालिस शायराना स्टाइल से बैठी तो मजबूरन सबको लॉन की घास पर उसके पैरवी में बैठना पड़ा। अर्ज़ है, आंखें बंद करके उसने अर्ज़ है नारा लगाने के अंदाज में कहा था कि शरफू चिल्ला उठा। मुकर्रर मुकर्रर इरशाद, वाह वाह। अर्ज़ है कि मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। शरफू की अर्ज़ है कि शरफू को अर्ज़ है कि भाग गया था। जो ही हादिया अर्ज़ है कहती वो दाद देना शुरू कर देता। दौरान मुशायरा उसको टोकने की गुस्ताखी कोई भी नहीं कर सकता था। दुराब का बस ना चल रहा था कि कुर्सी उठाकर उसके सर पर दे मारे। अर्ज़ है कि मुकर्रर। शरफू ने मुंह खोला ही था कि सामने अपना मजबूत हाथ उसके मुंह पर जमाया और हाथ से हादिया को गज़ल जारी रखने का इशारा किया। हादिया ने दोबारा आंखें बंद की, बाजू बाहर निकाला, थोड़ा सा खंखारी टिश्यू से माथे पर आया, नादीदा पसीना पूंछा और अल्लाह अल्लाह करके गज़ल का पहला शेर दे मारा। तुम्हारे कहने पे बिज़नेस बदल के देखते हैं, चलो फिर आज पकौड़े ही तल के देखते हैं। वाह 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 वाह। हसाम शरफू के मुँह से हाथ उठाकर खुद दाद देने में मसरूफ़ हो गया। जो लोग खाते नहीं दाल मूंग की हरगिज़, वो मूंग क्यों मेरी छाती पे दल के देखते हैं। वही माँ, शरफू की दाद अजीब किस्म की फरियाद लग रही थी। हादिया हाथ पेशानी पे ले जाकर शुक्रिया अदा कर रही थी। सुना है दिल के मरीज़ों पर सैर लाजिम है।
सोच के शहर में पैदल ही चल के देखते हैं। मुकर्रर मुकर्रर। आखिरी शेर पर दुराब तड़प उठा था। शर्फू को भी दिल के मरीज वाली बात भाई थी, लिहाजा मजबूरन हादिया को ये शेर बार बार सुनाना पड़ा। आपने तो लूट लिया है मोहतरमा, आपने क्या हमें चोर उचक्कियाँ समझा है मोहतरम। हसन की ये अजीबोगरीब दाद हादी को पसंद नहीं आई थी, इसलिए गुस्से से चिल्लाई। अब किबला काबा मोहतरम हसाम ज़ख्मी अपनी ताज़ा गज़ल इरशाद फरमाएंगे। हनाता ने घास पर पड़ी छोटी सी सूखी टहनी उठाकर माई की तरह पकड़ी और मेज़बानी के फ्राइज अंजाम दिए। तुम्हें तो मैं घर जाकर देखूंगा बच्चू। हसाम ने मुंह पर हाथ फेरकर बड़बड़ाते हुए दराब को घूरा और बादिल नखास्ता हनाता से टहनी पकड़ी। चंद इशार पेशे खिदमत है, तुम्हारे पास न हमारे पास, वाथा चंद सितारे पास। उफ हाय उफ। शर्फू की दाज़े सुखन यकदम बदल गई। हर कोई अपने घर माँ खुश, अपने अपने प्यारे पास। मुकर्रर मुकर्रर। दराब ने होठों पे आती मुस्कुराहट ज़बरदस्ती दूर की और एक तिरछी नज़र हनाता पे डालकर शेर दोबारा सुनने की अर्ज की। लोका की नज़रों से बच के खड़ी थी दूर चुबारे पास। एक कहरालूद नज़र दुराब पर डालकर सामने उसकी मुकर्रर मुकर्रर की आवाज़ को नज़रअंदाज करके अगला शेर मारे तैश के जोश में चीख कर पढ़ा। जाने किसके आके कर दें मारियां बातां थारे पास। उई 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 हाय। शर्फू ने तड़प कर अपना सारा सर घुमा डाला। हनातर हादिया भी दाद दिए बगैर न रह सकी। इतने खूबसूरत शेर पर आखिरी शेर तवज्जो चाहता है। हुन रहेगी उसकी खुशबू सारी उम्र हमारे पास। आखिरी शेर हादिया पर नज़रों का फोकस सेट करके पड़ा गया था, लिहाजा वो तिलमिला उठी। अब मुझ हकीर की बारी है। अगर आप जनाब गिरामी को जहमत ना हो तो मैं अर्ज़ करूं कुछ। शर्फू ने टहनी हसाम के हाथ से झपट ली और मारे शौक के खड़े होकर अर्ज़ करने की कोशिश की। धीरे शर्फू मोहतरम मुशायरा बैठ कर हो रहा है। हनाता ने उसे बैठने का इशारा किया। दाद भरपूर मिलनी चाहिए वरना। शर्फू ने गोया धमकी दी। वरना क्या कर लेंगे आप हजरत। दुराब पूछे बगैर न रह सका। वो तो वक्त ही बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं। अजीब मायनी पोशीदा थे इस बात में। अजी शर्फू जनाब मन शुरू करें, हम बिस्मिल की तरह तड़प रहे हैं। अपना कलाम सुनाकर सीने में ठंड डाल दे। सामने वो पूरे शौक से कहा तो शर्फू का मुंह मारे खुशी के पूरे का पूरा खुल गया। मैंने फरमाया। अजब शाह ने बेनियाजी से नया स्टाइल मारा था शर्फू ने शेर सुनाने का। मैं मज बेचता हूँ, मैं गां बेचता हूँ, मैं वेड़े का सारा था बेचता हूँ। मेरे पिंड की कुड़ियाँ कितनी है सोनी, मैं कोठों से उनको ता देखता हूँ। वाह वाह अशके भाई अशके। हसाम झूम उठा था। आखिरी मिसरे पर अब मोहतरम जनाब दुराब अपना कलाम पेश करेंगे। हनाता ने मुतमईन बैठे दुराब को दावत कलाम देकर हड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। बुरे फंसे दुराब। सबको अपनी जानिब शौक से तकते पाकर वो हड़बड़ा कर रह गया। अर्ज है एक शेर सुनाऊं, लहक कर पढ़ा गया था। वाह भाई वाह। सब कोरस में चिल्लाए। ज़रा गौर से सुनना। हाँ भाई हाँ। तीनों मस्त होकर बोले थे जबकि हसाम दांत पीसते उसे घूर रहा था। ज़रा दिल को पकड़ना। पकड़ लिया। क्या काफिये मिला रहे थे वो। चलो नहीं सुनाता। क्यों भाई क्यों। वह तजाजन चिल्लाए। तुम रूठ जाओगे। क्यों भाई क्यों। उसके इनकार पर हैरान रह गए थे। मुझे शेर नहीं आता। दुराब ने आखिर वजह बेजुबान आज़ाद नज़म बयान कर ही दी थी और फिर इससे कबल वो दो अदद ख़वातीन के सामने हसामा शर्फू के हाथों जलील होता तेज़ी से उठकर उनकी हैरानी ख़त्म होने से कबल ही गेस्ट रूम की तरफ भागा। किसका फ़ोन था उसे रिसीवर कर्डर पर रखते देखकर हादिया ने पूछा। अम्मी का। परसों आ रही हैं। पापा ने उनको फ़ोन पर बताया कि उनके भांजे तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो बेचैन है। उनको तो बस नहीं चल रहा कि आज ही पहुंच जाए। वो तो शुक्र है पापा के साथ प्रोग्राम तय हुआ है कि वो वापसी पर उनको लाहौर से लेते आएंगे। ओफ हादिया प्लीज़ कुछ करो। अम्मी और पापा के आने से पहले इनको यहाँ से भगाना है वरना इन दोनों ने चिपकू हो जाना है। वो इतने बड़े बड़े बैग्स, कब कपड़े ख़त्म होंगे और कब वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। अभी तक बैग्स को हवा भी नहीं लगने दी उन्होंने। हनाता को फिर बैग याद आ गया। एक आइडिया तो सही है तो सही, मगर ये नाकाम भी हो सकता है। बोलो जल्दी से। मारे जोश के हनाता बेड पर खड़ी हो गई। रानी से काम लेना अब तुम्हारा काम है। सारा मंसूबा से समझाकर आखिरी काम हादिया ने उसके सुपुर्द कर दिया। अरे इसकी तो ऐसी की तैसी कैसे ना करेगी काम। शर्फू को ज़रा बताए तो सही। तो बस फिर ठीक है, कल जब ये दोनों अभी खराटे ले रहे होंगे उस वक्त ठीक। रानी को भी सुबह ही बताएंगे। शर्फू को बाजार भेज देंगे। हनाता मुकम्मल मुत्तफिक थी इस तजवीज़ पर। साहिब जी आपके घर से अभी अभी फ़ोन आया है। आपकी अम्मी सख्त बीमार है, आप दोनों फ़ौरन पहुँचे।
रानी नंगे पाँव परेशान हाल हल्की सी दस्तक देकर उनके सरों पर सवार थी। किनकी अम्मी बीमार हैं? दुराब उठ बैठा था, जबकि हसाम लेटे लेटे बगौर रानी के चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। वो जी आपकी अम्मी। हाय, अगर मेरी अम्मा का फोन आता तो मैं झट उठकर भागती हुई अपने घर पहुंच जाती और माँ की गोद में सर रखकर कहती, माँ मैं आ गई, मैं आ गई या अक्खा खोल। रानी ने रटा रटाया डायलॉग दोहराया। अजीज़ी रानी उर्फ बेगम शरफू, अव्वल ये कि इतनी दूर से हम भागना शुरू कर दें तो यकीनन साल बाद ही अपने घर पहुंचेंगे। दोयम, हमारी वालिदा मोहतरमा को गोद में सर रखवाने से एलर्जी हो जाती है, लिहाजा हम ऐसी गुस्ताखी और नाफरमानी का तसव्वुर भी अपने नाक़िस दिमाग में नहीं ला सकते। साहिब जी, आपको अपनी वालिदा से मोहब्बत नहीं है? दुराब की बात पर रानी ने उन्हें माँ की मोहब्बत का जोश दिलाना चाहा। अजीज़ी, क्यों हम गुनहगारों को मज़ीद गुनहगार करती हो? अभी 5 मिनट पहले जब आप ख़वातीन ग्रामी किचन में मनसूबा बंदी कर रही थी तो हम दस्त बदस्ता अपनी वालिदा से फ़ोन पर आपके करीब ही खड़े सलाम दुआ कर रहे थे। आपको भी उन्होंने सलामी उल्फत भेजा है। हसाम भी उठ बैठा था और दाखिली दरवाजे की तरफ देखते हुए, जिसके पीछे हन्नाता और मारिया छुपी हुई अपने आइडिया को मुकम्मल होता देखने के लिए पुरशौक खड़ी थी। सारा ड्रामा फ्लॉप कर दिया। ऐन चुराहे पर भांडा फूटा था उनका। रानी का मारे खुजालत के बुरा हाल था। दोनों बीवियों के कहने पर बल्कि डराने पर वो राज़ी हुई थी ये ड्रामा करने पर, वो भी शरफू से चोरी। मगर क्या जलील हुई थी दोनों मेहमानों से। अजी बेगम शरफू, हमारी भी तो सुनते जाइए। दुश्मनों से कह दीजिए कि हम अपनी खाला मोहतरमा से मुलाकातें बिलमिशाफा किए बगैर नहीं जाने के। हमें इल्म है वो कल इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच जाएंगी, फिर हम उनके साथ तवील क़याम करेंगे। दुराब ने कुनखियों से दरवाजे की तरफ देखकर ऐलान किया। मनहूस ढीठ हड्डी हनाता का खून खोल उठा था उसके इरादे सुनकर। एक तो मंसूबा बुरी तरह फेल हुआ, ऊपर से उसके दावे। कम वक्तों को ये इल्म है कि अम्मी कल आ रही हैं। लाउंज में वापस आकर वो फिर जले दिल के फफूले फोड़ने लगी। अगर उन्होंने अंकल या आंटी को शिकायत लगा दी तो? हादिया को अचानक ये खौफनाक ख्याल आया था। अरे नहीं, इतनी हिम्मत नहीं। वैसे भी अभी हमारे पास आज का सारा दिन और कल शाम तक का वक्त है। चलो एक ट्राई और मारते हैं। हादिया ने फिर हौसला किया तो वो भी मुस्कुरा उठी। दुराब जी, हमसे ऐसे कौन सी खता सरजद हुई जो ये 2 अदद हसीनाएँ नाज़नीने हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं? हम हैं ही इतने खूबसूरत और वजीहा के सारी नाज़नीनें ही यही हरबे आजमाने लगती हैं। उसकी फ़िक्र नाहक पर दुराब ने कॉलर खड़े करके उसे तसल्ली दी। वैसे अच्छी गुजरेगी, मैं तो कुछ सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। हसाम नए चक्कर में था। ओए, मेरे साथ धांधली करेगा? अब दुराब आस्तीने चढ़ाता उठ खड़ा हुआ। और नहीं पाजी, हम तो दूसरी के बारे में सोच रहे हैं। क्या शायरी फरमाती हैं, क्या अंदाज़े सुखन और अंदाज़े जलन है। माथे के बल तो कम होते ही नहीं, शायरी भी लगता है अपनी ज़ात पर करती हैं। क्या खूब फरमाया था। मेरा ख्याल है ये मेरे लिए खसूसन फरमाया था। सुना है दिल के मरीजों पर सैर लाजिम है, सो उसके शहर में पैदल ही चल के देखते हैं। हसाम ने हादिया का पड़ा शेर दोबारा गुनगुनाया तो दुराब ने जवाबन उसे ज़ोरदार धमोका जड़ दिया। ये क्या? वो तड़प उठा था। ये दाद है। दुराब का जवाब उससे सर से पैर तक सुलगा गया। मगर क्या करता कि दोस्ती अपनी जगह और बड़ा भाई होना उसका अपनी जगह, और दुराब अक्सर फ़ायदा उठा जाता था मौके से। मोहतरम किबला काबा, दुराब जी अगर नागवार ना गुजरे तो एक मुहावरे की वजाहत कर दे। हमारी नाक़िसे अकल में तो ये नहीं आता। हादिया ने इंतहाई मासूमियत से पूछा था। बसुर चशम हाजिर हैं, आप हुक्म करें, मुहावरा अर्ज़ करें। दुराब छट तैयार हो गया वजाहत के लिए। उस वक्त शाम की चाय के लिए वो लोग लॉन में इकट्ठे थे। मुहावरा है, 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बिलाए जान। ओह हसाम, टाइम देखो ज़रा, जाना नहीं आपने? वाकई बहुत कम वक्त रह गया है रुखसत में। दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए। लगता है शर्म आ गई। बातों से जाहिर हो रहा है कि रुखसत होने लगे हैं। उनके अंदर जाते ही हादिया खुशी से गोया हुई। देखती जाओ क्या होता है। हनाता नाम में थी। मिस हनाता, हम बाहर जा रहे हैं खाने पर, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। देर सवेर हो जाए तो खाने मत बैठ जाइएगा। और हाँ, ज़रा अपनी गाड़ी की चाबी तो दे दें। वो जो उनको अंदर से बन ठन कर खुशबू में बसे आते देखकर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। बात सुनकर हैरान रह गई। क्या हुक्म दिया गया था खाने पर इंतज़ार करने का? और क्या शान से चाबी मांगी थी? वो अभी शशुपंज में पड़ी थी कि चाबी दे या ना दे, शरफू झट चाबी की गाड़ी की चाबी भी ले आया। खुदा हाफिज़। हाथ हिलाते हुए दोनों बड़ी शान से गाड़ी लेकर चलते बने और वो दोनों जलकर कोयला होगी कि अब रोज़ शब उनका काम उड़ना और जलना ही रह गया था। रानी, खाना लगाओ, ज़बरदस्त भूख लगी है। लाड साहब नहीं आए तो हम क्या करें? हनाता ने रानी को हादिया के पास बैठे गप्पे लगाते देखकर कहा। वो जी, दोनों मेहमान तो आ जाएं। तुम्हें ज़्यादा फिक्र है उनकी? नहीं आए अभी तक तो ना सही, अब जब आएंगे खा लेंगे। वो भी सारा गुस्सा बेचारी रानी पर उतरा। हनाता बीबी, वो दोनों आ गए हैं, साथ बेगम साहिबा, खाला, मेरा मतलब है उनकी वालदा भी हैं। क्या? दोनों का मुंह मारे हैरत के खुला का खुला रह गया। चलो, यकना शुद्ध सह शुद्ध।
हादिया को मौके पर मुहावरा याद आया। कबल अज़ी के हनाता कोई गुलफिशानी करती, वो दोनों अपने हमरा एक मोअज़्ज़ज़ खातून को लिए उधर ही चले आए। अब कोई बदतमीजी न करना। हनाता हादिया ने उसके तने तने चेहरे को देखकर उससे सरगोशी में हिदायत की और ख़ुद भी चेहरे पर खुश इखलाकी का नकाब ओढ़े तू अनो करहन आगे बढ़ी। उसकी वजह से हनाता को भी पेशकदमी करनी पड़ी आंटी के इस्तकबाल के लिए। शरफू के बच्चे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि उनकी वालिदा मोहतरमा भी तशरीफ़ ला रही हैं। हनाता का सारा नज़ला शरफू मस्कीन पर उतर रहा था। बीबी, मुझे तो खुद इल्म नहीं था, और फिर मैं भी तो आपके पास ही बैठा था जब ये दोनों घुन्ने बन ठन कर गए थे आपकी गाड़ी लेकर। अगर मुझे पता होता तो मैं इनको गेट से बाहर ही ना निकलने देता। शरफू भी अपनी लाइलमी पर धुक और हसाम और दुराब की चलाकी पर तैश में था। हनाता, तुम प्लीज़ थोड़ी सी लचक पैदा करो अपने रवैये में, ये ना हो कि अंकल आंटी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो दोनों तो लगते भी शिकायती टट्टू हैं। ये तो मुझे ही क्यों लेक्चर देती हो, तुम खुद लचकीली बन जाओ, तुम्हारी भी तो शिकायत लग सकती है। हादिया की नसीहत पर वो जल ही तो उठी थी और हादिया उसकी जली हुई बात पर भड़क उठी। मेरा क्या है, चाहूँ तो अभी वापस जा सकती हूँ। अब कौन सा तुम अकेली हो, और फिर सुबह अंकल और आंटी भी आ जाएंगे। हादिया की बात और इरादे ने उसे लर्जा दिया था। तो मैं कई बार कहा है मेरी बात का बुरा ना माना करो। चलो मैं फिर सॉरी करती हूँ। उसने सचमुच अपने हाथ जोड़कर सॉरी किया। पहले अपने रवैये से दूसरों को मार डालो, फिर आराम से लफ्ज़ सॉरी बोल दो। यही कुछ तो हमने सीखा है तालीम से, माशरे से और अपनी तरबियत से। वो न जाने कब की जली बुनी बैठी थी जो अब फट पड़ी। आप दोनों ख़वातीन बाद में जंगो जदल कर लीजिएगा, पहले दस्तरखान पर नेमत हाय खुदाबंदी सजा दें ताकि हम अपनी मुकर्रम मोहतरम वालदा के हमरा खाना तनावल फरमा सकें। दुराब जो न जाने कब से उनकी लड़ाई सुन रहा था नाजुक दौर में मुखल हुआ कि आपने कभी खाना तनावल नहीं फरमाया। हनाता जल ही तो गई थी उसकी मुदाखलत पर। कई बार तनावल फरमाया मगर आज जैसा नहीं। न जाने आपने क्या तरीका आजमाया हो पकाने में। हाय, वो दोनों हैरान परेशान रह गई थी उनके इंकिशाफ पर। ना जाने वो कोई जिन भूत थे जो जिनको सारी खबर हो जाती थी, वरना उन दोनों के सोते सोते आज हनाता और हादिया ने खाना पकाया था। इरादा तो उनको खाने के जरिए मज़ा चखाने का था, इसलिए हादिया ने चंद अहम इकदाम किए थे मगर यहाँ तो सारा मामला ही उलट होता नज़र आ रहा था। आप तशरीफ़ का टोकरा सोफे पर ले जाकर आराम से रखे, अभी खाना हाजिर होता है। हादिया ने उसे जाने का इशारा किया। बीबी हादिया, अब क्या होगा जी, मैंने तो आपके कहने पर सारा कुछ किया था। लगता है गरीबों की तो छुट्टी होवे आप दोनों इसकी ज़िम्मेदार होंगी। रानी को शरफू और अपनी नौकरी की फ़िक्र पड़ गई थी। वाकई है ना, तब क्या करे, इतना टाइम तो है नहीं कि नए सिरे से खाना पकाए, ऊपर से खाने का टाइम ओवर होता जा रहा है। इतनी देर से आई हुई हैं आंटी। हमने उनको ड्राइंग रूम में बिठाकर ना तो अपनी शक्ल दोबारा दिखाई और ना ही चाय पानी का पूछा। हादिया आने वाले लम्हों का तसव्वुर करके घबरा रही थी। अरे होने दो, जो भी होता है, ज़रा उन दोनों को मज़ा चखने दो नए खाने का। उस खम्बे डंडे को तो देखो, क्या रोब से कहने आया था खाना लगा दे दस्तरखान पर। हनाता ने दुराब के लंबे कद को निशाना बनाकर कुछ गुस्से में कहा, तुम खड़ी क्या सुन रही हो, खाना लगाओ मेज़ पर। शामत फिर रानी की थी जो दिलचस्पी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। आओ बेटा, आप भी। उन दोनों को एक तरफ खड़े देखकर नगमा बेगम ने उनको साथ खाने के लिए कहा। शुक्रिया, आप शुरू करें प्लीज़, हम दोनों को भूख नहीं। हादिया ने जल्दी से माजरत के बहाने से रानी को आवाज़ें देती किचन में चली आई। ये सरासर मेज़बानी के सुलूक के खिलाफ है कि मेहमान को खाने के लिए बिठाकर खुद मेज़बान खिसक जाएं। उसे भी खिसकने के लिए तैयार देखकर दुराब ने जाल फेंका। अगर भूख नहीं तो कम से कम अपनी आंटी से रस्मन और ले लें प्लीज़, ये लें प्लीज़ का जुमला ही बोल दें ताकि ये आपकी मेज़बानी की कायल हो जाए। हसाम क्यों पीछे रहता, वो भी कील कांटों से लेस था। वो हाथ मलने लगी, बिला वजह पजल हो गई थी और अपनी इस बुज़दिली पर उसे गुस्सा भी आया था। क्यों बच्ची को तंग करते हो, चलो खाना शुरू करो, मेरा अपना घर है। कैसी मेहमानी और कैसी मेज़बानी, सुबहान अल्लाह। बेटे भी दोनों माँ पर गए हैं तभी घर वाले बने बैठे हैं। वो आंटी की बात पर दिल ही दिल में उनको दाद देने लगी। मैं पानी लाती हूँ, ना जाने रानी कहाँ रहेगी, अभी तक पानी लेकर नहीं आई। आंटी का हाथ कोफ्तों वाले डोंगों की तरफ बढ़ता देखकर हनाता घबरा उठी। उसके इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ सी बजने लगी। अजी अजीज़ी, हनाता सुनिए तो, रुकिए तो। दुराब उसे आवाज़ें देते रह गया मगर वो वहाँ से यूं भागी गोया पीछे मुड़कर देखा या रुक गई तो पत्थर की हो जाएगी। यार कुछ गड़बड़ है, और वो भी इन कोफ्तों और रसमलाई में। हसाम उनके रफू चक्कर होने पर चौकन्ना हो गया था और फिर वाकई उसका खदशा दुरुस्त निकला। जैसे ही दुराब ने कोफ्ता चखा, अश अश कर उठा, मिजान आप ये स्वीट कोफ्ते बाद में खाइएगा, अब आप नमक मलाई चावलों पर डालकर खाएं। रसमलाई को मीठे की बजाय वाफा मिकदार में नमक मिर्च महसूस करके उसने नगमा बेगम को डिशों की खुसूसियत से आगाह किया। ये सब क्या है दुराब, ऐसा क्यों किया गया है? क्या हमारा आना इतना ही नागवार गुजरा है कि ये सब कुछ किया गया है? वो सूरत हाल भाम कर भूंचका रह गई थी। दरअसल अम्मी हजूर, ये हमारी कोताही की बदौलत है, ये तो स्पेशल हमारी ज़ियाफ़त का एहतमाम था। ये लोग आपकी आमद से आखिरी वक्त तक लाइलम थी
इसलिए हमारे नसीब का आपको भी खाना पड़ रहा है। सारा कसूर हमारा है, ना वो लाइल्म होती ना ये होता। तो क्या तुम लोग ऐसा खाना खाते हो? अच्छी भांजी है ये, ऐसी इज्जत अफजाई। दुराब की वजाहत पर वो नया पॉइंट निकाल कर खड़ी हो गई। छोड़े अम्मी हजूर, ये तो ज़रा सी उन बेचारियों की शरारत थी। हम भी तो उनको तंग करते रहे हैं। सामने मामला उल्ट होते देखकर सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। अभी तो उन्होंने जिस नेक मकसद के लिए वालदा मोहतरमा को बुलाया था वो पूरा होना बाकी था। अभी से बदगुमानी बदशगुनी साबित होनी थी। शुक्र खुदाया। नगमा बेगम के चेहरे के तासुरात बदलते देखकर वो दोनों ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और चावलों की तरफ मतवज्जा हुए, जो बेचारे उन जालिम हाथों से अपनी दुर्गत बनवाने से बच गए और बिल्कुल दुरुस्त हुलिये में हट्टे कट्टे सफ़ेद नमक से गले गले मिले हुए थे। आप दोनों खवातीन खाना कमाल का बनाती हैं, तारीफ ना करना भूखा होगा। सामने खाने की तारीफ की तो हनाता और हादी एक दूसरे को देखकर रह गईं। हनाता के पापा और अम्मी सुबह सुबह वापस आ गए थे। हादिया के मम्मा पापा भी उसे लेने आ पहुंचे थे। उस वक्त बुजुर्गों को टोला टेरेस पर बैठे धूप से लुत्फानंदोज हो रहा था, जबकि ये चारों लाउंज में ही विराजमान थे। शरफू खुशी से गुनगुनाता काम करता फिर रहा था कि उसे आंटी और अंकल से शाबाश मिली थी। असल वजह गुनगुनाने की ये थी, हादिया और हनाता की पुरजोर सिफारिश पर रानी को भी मुस्तकिल यहाँ रहने की इजाज़त मिल गई थी। आपने थूपिया से ये पकवान सीखे हैं या सर्बिया से? दुराब का फिक्रा हज़ार मायने लिए था। भाई का मतलब है इन बदकिस्मतों के पास तो कहत के बदौलत नमक मिर्च नहीं होता। आपने उन्हीं से सीखा है, तभी तो इतने बेनमक बेरंग बदशक्ल बदतहजीब कोफ्ते बनाए हैं। बुजुर्ग अंदर थे, लिहाजा वो दोनों ताक ताक कर निशाने बांध रहे थे। नमक मलाई का क्या कहना, सुभान अल्लाह। कल चावलों के साथ खाई थी, अब तक 14 तपक रोशन है। अगर एक से ज़्यादा खा लेता तो ज़रूर 100 या 1000 तपक रोशन होते। बापडा जैसे गरीब महकमे से हमें कोई गर्ज ही ना होती, ना बिजली का खर्च हुआ और ना वबाले बिल आए। वैसे आप लोग टेंडर क्यों नहीं भरवाती नमक मलाइयों के? जो भी खाएगा उसे रोशनी बिजली से क्या लेने देना। 14 तबक रोशन हो गए, समझो उसका घर जगमगा उठा, गली मोहल्ला रोशन हो गया। नहायत माकूल मशवरे से नवाजा था। सामने उन्हें दुराब भाई की अक्लमंदी और मशवरे पर उसे बेख्तियार नजराना अकीदत पेश करने लगा। बस या और कुछ ना, तब बड़े इत्मीनान से गोया हुई और साथ ही हादिया को उठने का इशारा किया। हम माँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उनको जाता देखकर दुराब ने एक सरदा से शेर पड़ा और ख़ुद भी उठ खड़ा हुआ। हादिया कुछ गड़बड़ है, टेरेस से अब कॉमन रूम में डेरा लग चुका है बुजुर्गों का। यकीनन गड़बड़ है, तुम जाओ ज़रा दरवाजे से लग कर सुनो। और हाँ, इन शैतानों का ध्यान रखना, अभी तक तो मार्केट से आए नहीं घूम फिर कर। उसे जल्दी से ज़्यादा देखकर हादिया ने मोहतात रहने की भी ताकीद की और खुद रसाले में गुम हो गई। देखिए नगमा, मैं कोई भी बात तय होने से पहले आपको एक अहम राज से बाखबर करना चाहता हूँ। इससे कबल ये राज सिर्फ हम चारों को या फिर खुदा को पता है। पापा की इतनी लंबी तमहीद दरवाजे की ओर में खड़ी हनाता को परेशान करेगी। न जाने ऐसा कौन सा राज है जो हादिया के मम्मा पापा को और मेरी अम्मी पापा को पता है। उलझी सी दोबारा अंदर से आने वाली आवाज़ की तरफ मतवज्जा हो गई। न जाने आंटी ने क्या कहा था, उनकी मध्यम आवाज़ उसकी समात तक नहीं पहुंची थी। दरअसल आज से 20 साल पहले आपकी बहन ने अस्पताल में एक मुर्दा बेटी को जन्म दिया था। उस वक्त उनका दुख तकलीफ की शिद्दत कम करने के लिए और उनकी ममता की तड़प देखते हुए मैंने किसी बच्ची को गोद लेने का फ़ैसला किया। शोमई किस्मत के हनाता की बेवा माँ उसके दुनिया में आते ही आंखें मूंद गई। चूँकि एक लेडी डॉक्टर के यहाँ ही उसकी रिहाइश थी और अब वही बच्ची की निगरान थी, हमने उनसे बच्ची को चंद घंटों बाद ही ले लिया था। ये राज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को खुदा न खास्ता कभी कोई नेकी बदी हो जाए तो आप कह तो ना सकेंगी। खूब सोच लें, जल्दबाजी नहीं। हमने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला, आइंदा ज़िंदगी में भी उसे फूलों की सेज पर ही देखने के ख्वाह हैं। हादिया और हनाता दोनों आपकी बेटियां हैं। आप भी यहाँ रुकें, बच्चों से भी राय लें और फिर फैसला करें। राज क्या था? एक पिघलता हुआ सीसा था जो उसकी समात पर डाला गया था। वजूदे एक बेवजन दुखता खोखला बुत सा लग रहा था। दुख की शिद्दत से आंसू ने आंखों के आगे जाल सा बुन दिया था। दोनों हाथों में फटता सर थामे वो वहीं दरवाजे के साथ गिर गई। हनाता क्या हुआ? हादिया जो उसकी वापसी ना होने पर उसे देखने आई थी, वो क्या करी? उसे यूं बेदम सा गिरता देखकर चीख उठी। उसकी चीख पर सभी इकट्ठे हो गए थे, सिवाय नगमा बेगम के, जो गेस्ट रूम में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी कि कब दुराब और हसाम आए और वो उनको लेकर वापस लौट जाए। पापा कह दें कि ये झूठ है, मैं आपकी बेटी हूँ, रियल डॉटर। डॉक्टर के ट्रीटमेंट देने के बाद वो होश में आते ही शिद्दत रंज से चिल्ला उठी थी। आप मेरी बेटी हो, रियल डॉटर? कौन कहता है कि आप मेरी बेटी नहीं हो? उसे प्यार से चमकारते हुए उन्होंने समझाया। वो उसे रिलैक्स कर रहे थे। दुराब और हसाम जो मार्केट से अभी अभी वापस आए थे और अब शरफू की ज़बानी हनाता की तबीयत का सुनकर वही चले आए थे। हैरान खड़े बाप बेटी की गुफ्तगू सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। आप दोनों को आपकी वालिदा बुला रही हैं, रानी ने इत्तला दी।
अम्मी आप यहाँ हैं। उधर आंटी अंकल परेशान है हनाता की वजह से, उनको हौसला दें। हसाम को न जाने क्यों ये अच्छा नहीं लगा था कि वो अकेली वहाँ आराम से बैठी हैं। मैं क्यों जाऊँ वहाँ, धोखा किया है मेरे साथ मेरी ही बहन ने। वो ले पालक है, वो ले पालक, मैं उसको कैसे अपनी बहू बना लूँ। ना खानदान का पता, ना आगा ना पीछा, ना जाने कैसे टट पूंजे की औलाद है ये हनाता। उनकी बात उन दोनों के लिए धचका थी। क्या ये आंटी की बेटी नहीं? नहीं जवाब, और उन्होंने सारा किस्सा जो खुद उन्हें आज पता चला था सुना डाला। अम्मी इसमें हनाता का क्या कसूर? दुराब को सन्नाटों में घिरा देकर हसाम ने ही माँ को समझाना चाहा। मैंने कब कहा कि उसका कसूर है, मगर मैं किसी हरी गैरी को अपने खानदान में हरगिज शामिल नहीं करूंगी, वो जिद्दी लहजे में बोली। वो हरी गैरी कैसे होगी? आंटी और अंकल ने उसे पाला है शुरू दिन से अब तक, वो उन्हीं की बेटी है। दुराब ने भी दबी दबी आवाज़ में एहतजाज किया। हमारे तुम्हारे कह देने से वो हुस्ता की बेटी तो नहीं बन जाएगी, वो इतनी कठोर साबित होंगी। हसाम और दुराब के लिए सोचना भी मुहाल था, मगर वक्त का पहिया गर्दिश में था। सॉरी अम्मी जान, हम फिलहाल 2-3 दिन तक नहीं जा सकते। हम यहाँ जिस काम के सिलसिले में आए थे वो मुकम्मल करके जाएंगे। हनाता क्या सोच रही हो? देखो तुम्हारी वजह से अंकल और आंटी कितने मुतफिक्र हैं। अंकल तो रात गए तक लॉन में चक्कर लगाते हैं परेशानी की वजह से। उसे खामोश गुमसुम बैठा देखकर हादिया का दिल दुख सा गया। उसकी परेशानी और दुख वाकई बहुत बड़ा था। उसकी हालत देखकर हादिया ने भी चंद दिन और रहने का फैसला किया था। सुनो हादिया, तुमसे कोई तुम्हारी चीज़ जिसे तुमने अजीज तर रखा हो ये कहकर छीन ले कि ये तो किसी और की है, फिर तुम क्या करोगी? उसकी बात में पोशीदा दुख उसे हौला गया। अजब दर्द रकम था हनाता के चेहरे पर। चंद दिनों में ही काया पलट गई है। ऐसी पतझड़ की हवा चली कि जिंदगी के सारे बरगो गुल झड़ गए थे। कारवां से बिछड़ा मुसाफिर लग रही थी वो। पापा ने अम्मी ने मुझे लाइलम क्यों रखा, मुझे इतनी मोहब्बत क्यों दी? अब जब ये मोहब्बत का साहिबा पराया होने का इल्म हुआ तो मेरी रग रग में बर्फ जम गई है। देखो हनाता, तुम बार बार ये कहकर और सोचकर क्यों खुद को हल्कान कर रही हो कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। इस तरह तुम उनको भी दुख दे रही हो। हकीकत पसंद हो और सोचो, अगर आंटी और अंकल तुम्हें अपनी औलाद ना समझते तो इतना प्यार क्यों देते? तुम्हारी बेहतरीन परवरिश, तालीम और तरबियत ये वाज़ेह सबूत है कि वो तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। इधर देखो, उन बच्चों के बारे में सोचो जो लावारिस इधर उधर दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं, मगर कोई उनका पुरसाने हाल उनके सर पर दस्त शफकत रखने वाला नहीं है। ना ये आंटी नगमा तशरीफ लाती और ना सारा कुछ होता। उसे रसान से समझाते समझाते आखिर में वो तलक सी हो गई। असल किस्सा तो सुनो ज़रा मोहतरमा खाला साहिबा अपने दोनों ढीठों घुन्नों के प्रपोजल लाई थी हम दोनों के लिए जब ये किस्सा पेश आया था। वैसे दोनों वाकई घुन्ने निकले। हमें क्या खबर थी कि वो किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मेरा तो गला ख़राब हो गया उर्दू बोल बोल और शायरी पढ़ पढ़ कर। उसे हुनूस खामोश बैठा देकर हादिया ने उसे हंसाने की नाकाम सी कोशिश की। अजीज़ी हन्नाता और हादिया, हम लोग अपने आशियाने की तरफ लौट रहे हैं। बैग उठाए दोनों संजीदा से खड़े थे। नगमा बेगम 2 दिन कबल जा चुकी थी। आप दोनों हमारे घर की बलाएं दूर करने का मौजब थे, फिर अब ये तैयारी क्यों? हादिया जी, आपने सवाल गलत किया है। आपको ये पूछना चाहिए था कि कितने दिनों के लिए लौट रहे हैं। अपने ऊपर जमी हसाम की पुरशौक निगाहें और उसका मैंने खेज लहजा हादिया को चुप रहने पर मजबूर कर गया। आप कोई फिटकार, कोई डांट कुछ नहीं करेंगी? इतने दिन आपको तंग किए रखा। हसाम ही सवाल जवाब कर रहा था। दुराब खामोशी से उसका जायजा ले रहा था। अंदरूनी टूट फूट उसके चेहरे से हवेदा थी। दिल बोझल सा हो गया था। ये सब उसी की वजह से हुआ था। मुकदमा लड़ने जा रहे हैं वालिद साहब की खिदमत अक़दस में। उम्मीद करूंगा यहाँ पर कोई दुआ गो होगा। गंभीर लहजे में कहता अफसरदा सा खड़ा ये हसाम तो नहीं लग रहा था। कहाँ हर वक्त शरारत पर आमादा और कहाँ मतीनो बुर्दबार सा हसाम। चले मैं आपको गेट तक छोड़ आऊँ। ये तो तय है कि वापस हमने आना है, चाहे गेट पर छोड़ें या। संजीदगी का चोला उतार फेंका था हसाम में। दुराब वहाँ रुक गए हैं। दुराब को वहाँ रुकते देखकर हादिया हैरानी से कहती हुई पलटी। जी वो खुद रुके हैं ताकि आप मेरे हम कदम गेट तक तो चलें। उसके लहजे में कुछ था कि वो नजरें ना उठा सकी। सुनो हादिया, अम्मी के आने का मकसद तुम जानती हो। उनका रवैया हमें भी शर्मसार कर गया है, मगर हमें यकीन है कि वो दोबारा आएंगी क्योंकि हम अपने फैसलों के पक्के और मोहब्बतों में सच्चे हैं। क्या ही अच्छा हो कि दिल के महाज पर लड़ने के लिए ज़ादेरा तुम्हारी मुस्कुराहट और एक छोटा सा लफ्ज़ इकरार हो जाए। वो एक सेकंड से अजीज़ी आप जनाब से तुम पर आ गया था। हादिया की बोलती बंद हो गई थी। हया के बार से पलकें बोझल हो गई थी। अजीब दोराहे पर खड़ी थी वो। क्या समझू खामोशी को? दुराब को अपनी तरफ बढ़ते देखकर हसाम का लहजा बोझ सा गया। क्या याद रखेंगे? ज़ादेरा इकरार दिया। यह कहकर वो रुकी नहीं। हाथ हिलाकर तेजी से चलती हनाता के पास चली आई। पहले तुम बताओगी कि ढीठ नंबर 1 ने क्या फरमाया कि मैं बताऊं ढीठ नंबर 2 की कारस्तानी? हनाता के चेहरे के बदलते रंग गवाह थे कि घड़ियां बासमर थीं। वैसे दुराब भाई शायर टाइप लगते हैं।
हालांकि है नहीं, क्या कोई फड़कता शेर या गज़ल मार मार के गए हैं तुम्हारे इन लाल गलाल गालों पर। हादिया ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा और शरारत से उसकी नाक दबाई। वाह क्या रंगे उल्फत है, मौसम माहौल ख्याल सब कुछ बदल जाता है। चंद लम्हों पहले की हनाता और अब की हनाता में क्या खुशनुमा तब्दीली आई थी। और फिर एक दूसरे को अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाकर वो दोनों हंसने लगी। उनको गए 1 माह से ज़्यादा हो गया था। हादिया भी वापस जा चुकी थी, तकरीबन रोज़ फ़ोन करती थी और इधर से कोई खबर का ज़रूर पूछती थी। चंद दिनों का भूता मोहब्बत जो अब सर से उतर चुका होगा। अब भी हादिया से उसने फ़ोन पर कहा तो वो नाराज़ सी हो गई। हनाता डियर, मोहब्बतों पर यकीन करना सीखो, मुझे यकीन है वो ज़रूर आएंगे। वो अब भी खुशगुमानियों के जंगल में भटक रही थी। एक तुम मुझे बथेरी हो, किस मान से उसके यक हाथ पर अपना हाथ रखकर दुराब ने तजदीद वफा किया था। उस रुखसती के वक्त वो लम्हात आंख की पुतली में कैद थे। किस मोहब्बत से इंशा जी की नज़म का एक लफ्ज़ उसके कानों में टपकाया था। अब तो उसे मोहब्बत पर यकीन आने लगा था। पापा अम्मी सब के लिए वो फिर से पुरानी हनाता बनने की कोशिश करती। एक आस एक गुमा, इसके भी 4 सू था कि वो आएगा ज़रूर, मगर कब, ये सवाल उसे कमज़ोर कर रहा था। हनाता जान, अफ्तारी का वक्त हो गया है, जल्दी से आ जाओ। अम्मी की डाइनिंग रूम से आती आवाज़ ने उसे ख्यालों से चौंकाया। वजू करके दुपट्टा सर से अच्छी तरह लपेटे वो आ गई। इधर बेटा, इधर मेरे पास बैठो। पापा के कहने पर उनके साथ वाली कुर्सी पर वो भी आ बैठी। ना थी कि बैठी भी ना थी कि रानो शोर मचाती चली आई। रानो, खामोश हो जाओ, अजान होने वाली है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि पहली अजान की आवाज़ पर रोज़ा इफ्तार कर लो। वो बेगम जी अपने हसाम बाबू, दराब बाबू और उनकी अम्मी अब्बू आए हैं। रानी ने जल्दी से एक ही सांस में अपने शोर करने की वजह बताई और फिर बाहर की जानिब लपकी। उधर से मौज़िन ने रोज़ा खोलने का ऐलान किया और अजान शुरू की। उधर उस शहर दिल के मेहमान ने अंदर कदम धरा। बेध्यानी में हनाता खजूर से रोज़ा खोलने की बजाय उधर देखे गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम या अजीज़ी। हसाम ने खजूर उसके हाथ से उचकर उसके मुंह में ठूंसी और चहक कर सलाम किया। जीते रहो। एक खून सा रमा था नस नस के अंदर मोहब्बत बनकर। और फिर मिलते मिलाते हंसते बोलते रोज़ा अफ्तार किया सब ने। खाला ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया और उसकी पेशानी चूमी। बरसात नहीं, पहले ही धुंध के कहर में डूबे रहे हैं। उसकी आंखें बरसने को तैयार देखकर सामने उंगली खड़ी करके रोका। आपकी हमजाद नज़र नहीं आ रही, मेरे लिए तो ये दिन शुभ साबित नहीं हुआ। शरारत से पूछकर ठंडी आ भरी तो वो मुस्कुरा उठी। उधर भी ठंडी आहें हैं, हनाता ने रिपोर्टिंग की तो वह झूम उठा। और इधर भी बर्फ़ खाना बने हैं। मस्जिद में मौसूफ पढ़ने तरावी जाते थे, मगर तरावी के बाद ना जाने क्या खुदा से जोड़ तोड़ करते थे। सारी सारी रात मुझ गरीब को भी मस्जिद के ठंडे फर्श पर आहें भरना और ठिठरना पड़ता रहा है। दुराब की तरफ से इशारा करके जवाबी रिपोर्टिंग की हिसाम ने। आपको अब तो कोई एतराज़ नहीं हमारे मेहमान होने पर। मुहावरे का मतलब तो खूब अच्छी तरह रट चुकी होंगी। उसके इशारे से कहने पर वो खज्जल सी हो गई अपनी गुज़श्ता हरकत याद करके। क्या ही अच्छा हो अगर आप उसे बुला लें, कम से कम दोनों मिलकर मुकाबला तो अच्छा करती हैं। हम तो इस मरतबा बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए हैं, सादा सामान समेत। तुम हिलते हो या नहीं, सुबह हो लेने दो, पहुंच जाएगी वो आफत की परकाला भी। दुराब ने उसके कंधे पर एक हाथ जड़ा। अगर वो आफत की परकाला है तो ये भाई अभी से तोता चशम बन गए हो। मेरी कुर्बानियों का मस्जिद में ठंड में करने का ये सिला दिया है। हम बड़े हैं, जो मर्जी कहें तुम दोनों को, अब बड़े हो गए हैं। गज़ल सुना सुना कर मैं थक गया। सामने ताना मारा हनाता बेसाख्ता खिलखिला उठी। अगले दिन ही इफ्तारी के बाद आंटी ने हनाता और हादिया को दुराब और हसाम के नाम की अंगूठियाँ पहना दी। वो दोनों ढीठ बने फिर सर पर सवार थे। इस मरतबा आपका क़यामत आम कब तक है? हादिया भी ढीठ बनी सवाल कर रही थी। आपने कोई नई डिश बनाना सीखी है? खासा तेज़ जवाब आया था। अगर आप हुक्म करें तो हम ताज़िंदगी आपके यहाँ क़याम कर सकते हैं। ये शोशा दुराब ने छोड़ा था। क्यों घर जवाई बनना है? अचानक ही हादिया की ज़ुबान से यह फ़िक्रा फिसल गया था। हम दोनों का छत पहाड़ कहका हादिया और हनाता को पानी पानी कर गया। बुजुर्ग फिर गायब थे, इसलिए तो उन्हें मौका मिला था बदला लेने का। पिछले सारे हिसाब भी तो चुकाने थे ना। आप घर जवाई की वजाहत कर दें, हमें पसंद आई तो क़याम का सोचेंगे। हसाम भी नाम का एक था। हादिया, बस करो, अब सूरत हाल वो नहीं है। कल को ताने मिलेंगे बदजुबानी के। हनाता ने कहा तो सरगोशी में था, मगर दुराब सुन चुका था। अब की ताज़ा सूरत हाल इरशाद फरमा दे, ज़रा नवाजी होगी। या खुदा, वो सट पटाकर वहाँ से चली आई। इंतज़ार किया था मेरा हनाता। वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, इतना करीब कि उसके दिल की धड़कन उसे सुनाई दे रही थी। अगर मैं कहूँ नहीं, शरारत से उससे बात अधूरी छोड़ दी। यह मुकद्दस महीना है, झूठ नहीं चलेगा, उससे जवाबन तनबीह की। किया था इंतज़ार उसका। 2 लफ्ज़ी इकरार दुराब को सर तापा मुसर्रत दे गया। यह मुकद्दस महीना है, ज़्यादा शोखी नहीं चलेगी। हसाम ने उसी तरह अल्फाज दोहराए। वो दोनों न जाने कब पीछे आ खड़े हुए थे। क्या आज तरावी माफ़ हो गई है या कुएं जाना से खाना खुदा दूर है?
हसाम ने भाई के चेहरे पर उतरी चमक देखकर दिल ही दिल में नजरे बद से बचने की दुआ की और उसे छेड़ा। तुम दोनों कबाब में हड्डी साबित हुआ करोगे। दुराब जल उठा था उनकी मुदाखलत पर। अगर हम हड्डियां हुआ करेंगे तो फिर आप चर्बी हुआ करेंगे। हादिया ने भरपूर जवाबी हमला किया था। ये क्या हादिया, तुमने पार्टनर बदल लिया है? हनाता हैरान रह गई। जी हाँ, आप भी अब मेरा साथ दें इन दोनों को भुगताने के लिए। दुराब की बात पर वो मुस्कुरा दी। आपस की बात है, हम भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं और आप भी अभी पढ़ेंगी, लिहाजा सच सच बताना कि ये दर्जा 9.5 और दर्जा 10.5 कौन सी क्लासेस हैं। उनकी इब्तदाई तालीम अभी तक दराब और हसान की समझ में ना आई थी। क्यों बताएं, हम नहीं बताते, दोनों कोरस में चिल्लाई थी। कोई बात नहीं, ज़रा हमारे दिन फिरने दें, फिर देखिए। दराब ने मसनूई धमकी दी। हमारे होते हुए आपके दिन ना फिरे, हर दिन का आगाज़ तो हमसे ही होगा। और चलो जल्दी से वज़ू करो। अजान की आवाज़ पर संजीदा से हो गया। हादी न जाने कहाँ खिसक गई थी। हसाम बाथरूम में घुसा हुआ था। आज क्या दुआ मांगेंगे? उसकी नज़रों का जाल अपने गिर्द महसूस करके हनाता ने दबी दबी सी आवाज़ में पूछा। आज हम ये दुआ मांगेंगे कि ऐ खुदा, ये जो 3-4 रोज़े रह गए हैं ये भी जल्दी से गुजरे, क्योंकि हमने तो ईद के चांद देख लिए हैं, बस ईद का इंतज़ार है। जवाब फिर कफ के बटन बंद करते हसाम ने दिया था। और ईद के बाद ईद मिलन होगी। वो दुराब की तरफ मुड़ा। क्यों भाई, सही फरमाया ना? 100% दुरुस्त, फिर ईद मिलेंगे इनसे। दुराब का जवाब हनाता को सुरख करने के लिए काफ़ी था। खुशियों ने उनके चारों तरफ घेरा बांधा हुआ था और वो हल्का दर हल्का खुशियाँ मना रहे थे। मुझे तो ये नावल बहुत मज़े का लगा, इंतहाई फ़नी, हंस हंस के बुरा हाल। मुझे यकीन है कि आपने भी पढ़ते हुए सुनते हुए इसको बहुत एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।